हेलो स्टूडेंट बच्चा लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल द चाणक्य गुरु एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका पेपर 26 फरवरी को है ज्योग्राफी का। और मैं चाहता हूं आपके बेस्ट से बेस्ट मार्क्स स्कोर करके लाइए आप लोग। और इसके लिए मैं आपके साथ हमेशा यहां पर अवेलेबल हूं, वीडियो के साथ भी वीडियो के बाद भी। जब भी आपको ज़रूरत हो मेरी, आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में चीज़ें बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो बता सकते हैं। तो बिना देर किए हुए अपनी वीडियो पर चलते हैं। जैसा मैं आपको डिस्कस करूंगा लाइन टू लाइन, एक एक चीज बहुत ही डीपली समझाने वाला हूं। आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट रहिए, ध्यान दीजिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर फोकस रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये बोर्ड का एग्जाम पेपर है ज्योग्राफी का। बिल्कुल बोर्ड के बेस पर ही हमने जो है इस पेपर को डिफाइन किया हुआ है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको ढंग से बताऊंगा, डीपली बताऊंगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हंटिंगटन डिवाइड ह्यूमन ज्योग्राफी एज फिजिकल कंडीशन। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, हंटिंगटन डिवाइड ह्यूमन ज्योग्राफी एज फिजिकल कंडीशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे फिजिकल कंडीशन में। फिजिकल कंडीशन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है जिससे ह्यूमन जो है इंटरेक्ट करता है। अब क्या इंटरेक्ट है, हो सकता है वो प्लेटो पे रहता हो सकता है वो प्लेन रीजन में रहता हो सकता है वो हिली रीजन में रहता हो, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो। देखिए फिजिकल कंडीशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये जो पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी का, फिजिकल कंडीशन। तो फिजिकल कंडीशन में हम लोग क्या चीजें देखते हैं, ये फिजिकल कंडीशन में पर्टिकुलर क्या होता है, वहां पे प्लांट हो सकता है, वहां पे प्लेन एरिया हो सकता है, वहां पर रिवर हो सकती हैं। इन सबको फिजिकल कंडीशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन का अपना फिजिकल कंडीशन है, वैसे इसका भी अपना फिजिकल कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। जहां पर ह्यूमन को फैसिलिटी ज्यादा मिलती है वहां पर वो अलग चीजें देखता है, जहां पर फिजिकल एक्टिविटी कम मिलती है वहां उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना बिहेवियर करता है। जैसे प्लेन्स एरिया में रिवर ज्यादा है, प्लेन्स एरिया हम लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पर लाइफ को सरवाइव करने का ऑप्शन हमारे पास ज्यादा है। लेकिन हिली रीजन में नहीं है, डिजर्ट रीजन में नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है ह्यूमन का रिस्पॉन्स। तो इसका ये आंसर राइट है। तो हम लोग आगे चल के देखते हैं इसमें क्या चीजें बताई गई हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नॉट अ फ्रेंच जोग्राफर आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब फ्रेंच जोग्राफर कौन जो है इसमें से नहीं है, तो वो है रिटर जो है फ्रेंच जोग्राफर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, टू विच कंट्री डज एलएनसी सैंपल बिलोंग टू। तो एलएनसी सैंपल कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे एलएनसी सैंपल बिलोंग करते हैं यूएस से। इसका सी पॉइंट जो है राइट है। तो हम लोग देखते हैं इसका सी पॉइंट राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखिए इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब, इन्वायरमेंट क्या कहते हैं, जो हमारे आसपास की चीजें हैं। हो सकता है प्लेन्स हो सकता है पेड़ पौधे हों। तो प्लांट है, वेजिटेशन है, प्लेटो है, रिवर है, माउंटेन है, ये हमारे क्या है आसपास की जितनी भी चीजें हैं। अब पर्टिकुलर ये चेंज होती हैं, प्लेन्स वाइज अलग हो जाएगी, प्लेटो वाइज अलग हो जाएगी, माउंटेन वाइज अलग हो जाएगी। तो हम कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब देखिए इसमें जो आंसर दिया गया है, चूज द करेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है, फिजिकल इन्वायरमेंट बिकम मदर नेचर फॉर ह्यूमन बीइंग। अब इंसान जब भी उसका जन्म होता है तो सबसे पहले वो अपने इन्वायरमेंट को देखता है। अगर हम पास्ट में चले, नेचर में चलें, तो नेचर की बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे प्लांट हो गया, वेजिटेशन हो गया, ये सारी चीजें हैं। उसके आसपास की रिवर हो गई। इंसान की बेसिक नीड अगर साइंटिफिक नॉलेज में देखी जाए तो क्या है साइंटिफिक नॉलेज में, तो हम लोग देखते हैं साइंटिफिक नॉलेज में सबसे पहले इंसान को चाहिए ऑक्सीजन, फिर चाहिए वाटर, फिर चाहिए खाना। इसके बिना
इंसान सरवाइव नहीं कर पाता। अब नेचर क्या, नेचर को देखकर वो जीना सीखता है। जैसे वाइल्ड एनिमल है, अपने अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, अडेप्टेशन क्या होता है, जहां पर वो रहता है वहां पर चीजों को सीखता है, वो उसका अडेप्टेशन हो गया। पर्टिकुलर वो एटमॉस्फेयर है जहां पर वो सरवाइव करता है। तो पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट बिकम मदर नेचर फॉर ह्यूमन बीइंग। दूसरा यहाँ पर क्या है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज लो। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लो क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आज भी आप रूरल एरिया में जाते हो तो फॉरेस्ट के बीच में एक छोटा सा बिल्कुल रास्ता होगा, जो बिल्कुल अ, जो मिट्टी की तरह दिखता है आपको, उस पे से लोग चलते हुए जाते हैं। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का मतलब ये है ह्यूमन पर्टिकुलर नेचर को खराब नहीं करता, वहां वो उन्हीं चीजों का क्रिएशन करता है जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग सरवाइव होता है। और ह्यूमन जो है नेचर का फ्रेंड होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसका पहला पॉइंट भी राइट है और दूसरा पॉइंट भी राइट है। अब थर्ड पॉइंट में दिया है ह्यूमन डू नॉट इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट। ये थर्ड पॉइंट जो है गलत है, ह्यूमन जो है एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। तो बी पॉइंट इसका राइट है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्या चीजें दी गई हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द ईयर ऑफ 1990। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा इसमें जो है दो तीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हर साल जो रिपोर्ट प्रिंट होती है वो कौन करता है, वो करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हम लोग ये देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। कई लोगों के हिसाब से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट अलग है। तो पहले ह्यूमन डेवलपमेंट देखें, इंसान एजुकेटेड होना चाहिए, इंसान की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, इंसान जो है प्रोडक्शन में उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इंसान के पास जो है एम्पावरमेंट होनी चाहिए। एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि जो देश की पॉलिसी बननी है, कंट्री की पॉलिसी बननी है, उसमें वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वे में जो है पार्टिसिपेट कर सके, ताकि उसे ये पता चल सके कि कंट्री की जो पॉलिसी है मेरे फेवर में कितनी है या कितनी नहीं। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। अब जैसे इकोनॉमिस्ट हम लोग कहें कि भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट कौन थे, तो प्रणब मुखर्जी थे। और और कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो हम लोग ये देखते हैं ये भारत के इकोनॉमिस्ट हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 1990 में तैयार किया था, वो किसने किया था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन नहीं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया, LNC सैंपल ने भी नहीं किया, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। अब डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में जो है हम लोग कुछ नॉलेज गेन करते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक क्या है, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं। अब डॉक्टर महबूब उल हक का कहने का मतलब ये था लाइफ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए, लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए खुद को प्रमोट करने की। तो इंसान कह रहा है कि अगर मैं 65 ईयर तक सरवाइव करूं तो ज्यादा बेटर है। अरे भाई 65 ईयर तक सरवाइव करके फायदा क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। आपकी लाइफ लंबी नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। तो तब होगी जब आपके पास जो है अपनी लाइफ को सरवाइव होने के ऑप्शन ज्यादा होंगे। और ये ज्यादा तभी हो सकते हैं जब आप जो है उन चारों चीजों को प्रमोट करो, यानी आप एजुकेटेड हो, आप हेल्दी हो, आप जो है एम्पावरमेंट आपके पास हो, तभी आप खुद को अच्छी दिशा में, अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो हमारा ये डी पॉइंट राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर चलते हैं। 6 में क्या चीजें दी हुई हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज क्रिएटेड बाय अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर ये क्या है, अभी मैंने बताया HDI जो है UNDP हर साल जो है रिपोर्ट प्रिंट करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP कहती है कि इंसान का जो डेवलपमेंट होना चाहिए हर फेस में होना चाहिए। वो एजुकेटेड भी रहेगा, वो हेल्दी भी रहेगा, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए, वो सस्टेनेबल
डेवलपमेंट को प्रमोट करने वाला होना चाहिए, तभी यूएनडीपी कहता है कि इंसान का डेवलपमेंट या कंट्री का कंप्लीटली डेवलपमेंट हो पाएगा। वहीं वर्ल्ड बैंक अलग जो है अपना क्राइटेरिया बताती है अगर कंट्री का डेवलपमेंट होना है तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पहला तो पॉइंट हमारा जो है वो हम देखते हैं, पहला पॉइंट इसमें जो 6 क्वेश्चन दिया गया है आपका, सिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसमें जो है, तो 6 में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हमारा कट गया। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपका करेक्ट है। अ वैल्यू क्लोजर टू वन शो लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द एचडीआई, ये भी गलत है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला करेक्ट है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे जिससे जो है आपको टाइम का मैनेजमेंट जो है आप ध्यान रख सके इन चीजों में। जैसे इसमें 7 पे दिया गया द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। अब बिग इंच पाइपलाइन कहाँ की है? बिग इंच पाइपलाइन जो है अमेरिका की, यूएस की है। अब पाइपलाइन का क्या काम होता है? पिछले कई डिकेड में जो है पाइपलाइन का यूज बढ़ गया है, खासकर इसमें पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का, इन सब का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बिगिन पाइपलाइन में जो है क्रूड ऑयल का या पेट्रोलियम का जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ये यूएस की सबसे बड़ी पाइपलाइन में से एक मानी जाती है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे बात करते हैं। द साउथ पैसिफिक सी रूट क्या है? द साउथ पैसिफिक सी रूट। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, पैसिफिक सी के बारे में। अगर हम लोग ये कहें कि वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट जो है ओशियन कौन है, तो आपको पता चलेगा वो पैसिफिक ओशियन है। ऐसा कहा जाता है हिमालय माउंटेन जो है, अगर उसको काट के डेप्थ में लगा भी दिया जाए उसके, तो शायद वो भी डूब जाएगा इसमें। तो इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है जिसको आज भी मेजरमेंट नहीं किया जा सका। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में द साउथ पैसिफिक सी रूट कनेक्ट, तो किसको? वेस्ट एशिया को न्यूजीलैंड से, ये गलत हो गया हमारा, ये नहीं है। साउथ अमेरिका विद ओशियन, ये भी आपका जो है गलत हो गया। वेस्टर्न अफ्रीका विद नॉर्थ अमेरिका, ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाला हमारा राइट हो जाएगा, वेस्टर्न यूरोप विद ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ पैसिफिक सी रूट जो है कनेक्ट करता है वेस्ट यूरोप को ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? वेस्ट यूरोप को ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर अब 9 पर देखते हैं, 9 में क्या चीजें दी गई हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ फेज 1 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेज 1 जो है, सबसे पहला जो चरण स्टार्ट होता है। देखिए आप लोग पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में ध्यान दीजिए। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये होता है ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा जो है मल्टीपल में होता है। एक बात का हमेशा आप लोग यही ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? स्टैग्नेंट फेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद है लो और नेगेटिव नेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद जो है रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट, ये गलत है आपका। पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था। अब यहाँ पर जो मैंने गलत किया है, थर्ड वाला पॉइंट जो है रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट, यानी कि डेथ रेट का जो है बढ़ जाना, डेथ रेट का बढ़ जाना, ऐसा कुछ नहीं था। पुअर हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो आपकी जो है खराब थी इस समय की, इसलिए जो है पॉपुलेशन बहुत धीरे गति से आगे बढ़ रही थी। तो इसका आंसर जो है हमारा कौन सा है? पहला राइट है, दूसरा राइट है और चौथा राइट है, थर्ड आपका गलत है। तो हमने क्वेश्चन नंबर जो है 9 इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब 10 में आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल वाटरवेज नंबर 1। अब नेशनल वाटरवेज नंबर, ध्यान से देखिए, आपको एक बात बता देता हूं मैं। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जैसे हमारा नेशनल हाईवे है, अभी वर्ल्ड का जो, सॉरी इंडिया का नेशनल हाईवे जो NH 44 है वो सबसे बड़ा हाईवे है इंडिया का। उसके अलावा नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो है
अब वाटरवेज क्या होता है, ये गंगा रिवर पे बना हुआ है। किस पे? गंगा रिवर पे बना हुआ है। ये कहाँ से जाता है? इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा। इलाहाबाद पहले का नाम था, इसलिए बी पॉइंट जो है इलाहाबाद, प्रयागराज टू हल्दिया, ये गंगा रिवर पे बना हुआ है। अब इसमें आप कहोगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इसमें कोल होता है, टिम्बर वगैरह, इन सब का जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और एक बात का आप लोग ध्यान रखना, जब भी कोई भी वाटरवेज कभी भी बनेगा, नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो ये पेरिनियल रिवर पे बनता है। पेरिनियल रिवर वो होती है जो हिमालय माउंटेन से निकलती हैं और जिसका ड्रेनेज ब्रॉडर होता है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जहाँ से नदियाँ होकर बहती है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर बना है। तो हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी जो है वो करेक्ट है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं, विच इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। अब प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया क्या है? तो थर्मल एनर्जी है। कौन सी है? थर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर भी नहीं है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, विंड एनर्जी भी नहीं है। कौन सी एनर्जी हमारी? थर्मल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी है। ये है आपका। आप क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। अब विंड के बारे में बात कर रहा है। विंड यानी विंड मिल्स जो है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसमें होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर बी ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी नहीं होती, जियोथर्मल एनर्जी नहीं होती, बायो एनर्जी नहीं होती। इसका बी पॉइंट करेक्ट है। जहां पर भी आप देख लो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, उसका आंसर ये समझ लेना सीधा इलेक्ट्रिक एनर्जी पे है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड जहां पर भी लिखा है, उसका आंसर आप लोग समझ लेना कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पे है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 में क्वेश्चन यहाँ पर क्या चीजें दी गई हैं? 13 में, पीपल एज सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट। यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करना, ए पॉइंट में आप लोगों को क्या मेंशन किया गया है। पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के सेंटर पे ह्यूमन को रखकर देखा जाता है। क्योंकि अगर ह्यूमन नहीं है तो डेवलपमेंट का किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ का लेना देना है। तो हर एक सेंट्रलाइज प्लान में ह्यूमन को क्रिएट कर दिया है। क्यों कर दिया है ह्यूमन को क्रिएट? क्योंकि डेवलपमेंट को प्रमोट भी वही करेगा, उसको गेन भी वही करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव चीजें हैं वो भी वही देखेगा। तो यहाँ पर पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट। आर पॉइंट क्या है? रीजन, डेवलपमेंट इज अबाउट गिविंग पीपल मोर फ्रीडम टू लाइव। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, अगर जेम्स वॉट को फ्रीडम नहीं होती शायद स्टीम जो है इंजन नहीं बना पाता हो। तो आप लोग ये देखो, वास्को डिगामा के अंदर चाह थी तो उसने मार्केट पर्पस से जो है इंडिया को ढूंढ निकाला। तो आप लोग ये देखिए कि हर एक पर्सन जिसको लिबर्टी है, जिसे कंप्लीट फ्रीडम है, वही पर्सन आगे जो है कुछ कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या आंसर है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये राइट है। तो हम लोग बिना आगे जो है बाकी क्वेश्चन जो है बी सी डी पॉइंट जो है ना देखते हुए पहले पॉइंट को हमने करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैसा क्वेश्चन है आपका? इस क्वेश्चन में आप लोग मोस्टली बच्चे गलत करोगे ही। अब देखिए क्या दिया है, इंडिया पॉपुलेशन एज पर 2021 सेंसस है। 2000, देखिए आपको भी पता है 2021 कैसा दौर था। वर्ल्ड में एक पेंडेमिक जो है, पेंडेमिक का दौर था। तो हम लोग देखते कोविड-19 अपने पीक पर था उस समय। तो इंडिया में सेंसस हुई नहीं उस समय। तो पॉपुलेशन बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि इंडिया का सेंसस जो है पॉपुलेशन कितना था। तो नन ऑफ द अबव, ये डी पॉइंट इसका राइट हो जाएगा। तो हमने देखा डी पॉइंट इसका राइट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सेकंडों का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर क्या चीजें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। 15 में क्या है? विच ऑफ दीज फैक्टर हैज लीड टू इंक्रीजिंग
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन झारखंड विच वाज अर्लियर स्पार्सली पॉपुलेटेड। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है, डेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डेंस का मतलब ये है कहीं पॉपुलेशन कम है, कहीं पर ज्यादा है। अब हाईएस्ट डेंसिटी जहां आ गई वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, और लो डेंस एरिया है वहां पर कम है। मीडियम डेंस एरिया है वहां पर जो है ना जनसंख्या ज्यादा है ना तो कम है। तो अगर हम लोग बात करें मेगा सिटी की तो वो डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। लेकिन कुछ एरिया डेंस है क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है। अब जैसे अगर हम लोग कुछ धार्मिक जगहों की बात करें, जैसे आप अजमेर में चले जाइए, वो हाईली डेंस डेंस एरिया है। क्यों? क्योंकि अजमेर दरगाह है, वो एक रिलीजियस प्लेस है। आप इधर खाटू श्याम चले जाइए, वो डेंस पॉपुलेटेड जोन है। क्यों है? हरिद्वार चले जाइए, क्योंकि एक रिलीजियस पर्पज से है, एक एजुकेशन पर्पज से है। अब एजुकेशन पर्पज से ध्यान दीजिए तो दिल्ली है, क्राउड ज़्यादा है। वाराणसी है, वहाँ क्राउड ज़्यादा है, जहाँ बेचू यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ दीज फैक्टर हैज लीड टू इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। झारखंड में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के रीज़न क्या है, जबकि पहले वहाँ पे जो है कम जनसंख्या थी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो ये पॉइंट राइट है। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, इरिगेशन सिस्टम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं आंसर डी पॉइंट राइट हो जाता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में कौन सा मिनरल्स है, झारखंड में आज भी सबसे ज़्यादा कोल माइंस देखने को मिलती हैं। रानीगंज झरिया जैसी जगह होती है वहाँ पर जो है कोल इंडिया का सबसे लार्जेस्ट माइंस जो है वो पाई जाती है। तो आपको इतना मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट में आ जाते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको 16 दिया हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। ट्रक फार्मिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रक फार्मिंग। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रक फार्मिंग क्या होती है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में सब्जियां कहाँ से आ रही हैं, हरियाणा के कुछ एरिया से आ रही है, मेरठ से आ रही है, आपका जो है मुजफ्फरनगर से आ रही है, आसपास के एरिए जो रात भर ट्रक चला के सुबह यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यानी कि ट्रक कब लोड होगा, रात में 1-2 बजे, 4 बजे तक उनकी गाड़ी पहुंच जाएगी, और यहाँ पर वो सुबह सुबह माल बेचकर सारा चले जाते हैं। ये ट्रक फार्मिंग होती है। ये डेली बेसिस पर जो है वो सब्जियां आती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, या फूल आते हैं, फ्लावर्स वगैरह वगैरह आते हैं, वो सब यहाँ पर देखे जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग देखो ये ट्रक फार्मिंग हो गई, इसको ट्रक एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखिए, ट्रक फार्मिंग हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस जिसमें वेजिटेबल आ गए, फ्रूट्स वगैरह आ गए, वो भी है इसमें। ग्रोइंग वन और मोर वेजिटेबल क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर शिपमेंट डिस्टेंट मार्केट, इट इज यूजुअली लेस इंटेंसिव एंड डाइवर्सिफाइड देन मार्केट गार्डनिंग। एट फर्स्ट दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड एंटायरली ऑन लोकल और रीजनल मार्केट। जो मैंने आपको बता दिया। अब मुश्किल से जो है दिल्ली से मेरठ का सफर कितना है, चलिए ओवरऑल मान लीजिए 70 किलोमीटर है। तो 70 किलोमीटर अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन देखना है तो मुश्किल मुश्किल से मैक्सिमम 2 आवर्स लगेगा, कम से कम 1.5 आवर्स लग सकता है। तो मैंने आपको ट्रक फार्मिंग के बारे में नॉलेज दे दी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि फिर से जो है एमसीक्यू एक क्वेश्चन जो है आ गया है 1 मार्क का। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बात कही गई है ध्यान से देखना। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द टू एंड पॉइंट ऑफ नेशनल वाटरवेज नंबर 2। अभी मैंने वाटरवेज नंबर 1 बताया था जो इलाहाबाद से हल्दिया तक था। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा है, सदिया से धुबरी तक है। ये सदिया से धुबरी तक कौन से रिवर पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना हुआ है। कौन सी रिवर पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना हुआ है। तो हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर में ये चीजें देखते हैं। अब सदिया कहाँ है, ये आपका असम साइड में है। ये कहाँ है, ये बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है। तो आप लोग ये देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्रह्मपुत्रा रिवर में। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। पहले इसको रीड कर लेते हैं आराम से। द स्टडी द चार्ट गिवन बिलो द आंसर क्वेश्चन द फॉलोइंग। The population density of the top 10 most densely
पॉपुलेटेड कंट्रीज। इसका कहने का मतलब है कोई कंट्री पॉपुलेटेड है तो क्यों है, कोई लेस पॉपुलेटेड है तो क्यों है, उसके पीछे रीजन है। देखिए कोई भी कंट्री पॉपुलेटेड कब होती है सबसे ज्यादा, या तो मिनरल्स हो, एजुकेशन के सोर्स हो, हेल्थ हो, कोई भी ऐसी कंडीशन होगी, या सरवाइव होने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो, तो वो डेंस हो जाएगी। जो नहीं है वो मीडियम है, जो नहीं है वो लो डेंस एरिया कहलाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या चीजें बताया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी मींस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच यूनिट ऑफ एरिया। अब पर्टिकुलर 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं ये देखना है। अब जैसे दिल्ली और मुंबई को हम लोग सिटी नहीं कहते, मेगा सिटी कहते हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, ये सब मेगा सिटी है। यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ के अराउंड है। तो आप लोग देख लो हाईली डेंस एरिया है। दूसरा यहाँ पे विच टू कंट्री हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड एंड वाई। अब देखिए हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है हम लोग देखते हैं मकाऊ एंड मोनाको है, हैव अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। मकाऊ क्यों है, यहाँ एमिग्रेशन होता है नेबरिंग कंट्री से। एमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, एमिग्रेशन का मतलब हिंदी में आप्रवास होता है, यानी कहीं से जब कोई पीपल हमारी कंट्री में आता है पर्टिकुलर सर्वाइव, वो एमिग्रेशन है। जैसे आप लोग देखो बांग्लादेश से 1971 में जब वॉर हुआ था तो कितने बांग्लादेशी, 80 लाख बांग्लादेशी जो है इंडिया भाग कर आ गए थे। तो वो आ गए। अब ना तो हम उनको रिफ्यूजी कह सकते, तो रिफ्यूजी हम उन्हें ही कहते हैं ना जिनको हमने असाइलम दिया हो, हमने शरण दी हो। वो तो अपने आप से भाग कर आ गए। तो एमिग्रेशन का मतलब आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। दूसरा है अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन डिवीजन द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर का मतलब है इकोनॉमी अच्छी हो, सोशल अफेयर का मतलब है लोगों के साथ लिंक अच्छे हो, सिक्योरिटी अच्छी हो। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है मकाऊ अर्बन पॉपुलेशन ग्रीव 2.66% बिटवीन द ईयर ऑफ 2005 से 2010 के बीच में जो है ये ग्रो की। अब क्वेश्चन नंबर जो है, नहीं अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं। द रीजन बिहाइंड द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी सिंगापुर, बिकॉज सिंगापुर इज द कंट्री एशिया नोन फॉर इट्स वार्म क्लाइमेट, अपनी जो है गर्म जलवायु के लिए। दूसरा प्रॉस्पेरस इकोनॉमी एंड हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ की बेटा जीवन प्रत्याशा या जीवन अच्छा है, इस वजह से जो है ये चीजें देखने को होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्या चीजें दी गई हैं। देखिए आपका मैं बता देता हूँ इमेज बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बन के आएगा, वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। आप लोग ढंग से करके चले जाना। चार चीजें बताऊंगा, उन चार में से दो तो पक्की आती हैं, हर हर साल आती है। सबसे पहले सुएज कैनाल का आपको मैप आएगा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। दूसरा ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन आएगी, ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन आएगी, और साइबेरियन रेलवे लाइन आएगी। तो हम लोग यहाँ पर ये चीजें देखते हैं, ये चार आएगा, उन्हीं में से एक मैंने आपको जो है ये मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है चीजों को अगर देखते हुए चलें तो हम लोग क्या चीजें देखेंगे, देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया है स्टडी द फॉलोइंग मैप ऑफ स्विस कैनाल। स्विस कैनाल के बारे में जो है आपको चीज़ों को बताया गया है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। स्विस कैनाल के अगर बारे में बात करो ना, तो 1869 में वो कम्प्लीटली क्रिएट हो गई थी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन उसमें होने लगा था। अब स्विस कैनाल जो है कौन से, जैसे कि अगर बात की जाए कौन से ओशियन को किस ओशियन से जोड़ती है, कौन से सी को किस सी से जोड़ती हैं, तो हम देखते हैं रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन निकल के और क्या क्या चीज़ें आ सकती, क्रिएशन का 1869 बता दिया, और क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मार्च 2021 में जो वर्ल्ड का सबसे, अगर हम लोग कहें स्विस कैनाल बिजी रूट है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चाइना का सबसे बड़ा जहाज इसमें फंस गया था।
कम से कम 1 हफ्ते तक ट्रैफिक लगा हुआ था इस स्विस कैनाल में। उसके बाद इसको रीओपन किया गया दोबारा से। तो हम लोग देखते हैं अब से जो सबसे बड़ा ट्रैफिक लगा था वो 2021 में 3 मार्च टू सॉरी मार्च 2021 में सबसे बड़ा जो है ट्रैफिक जाम लगा था। वो स्विस कैनाल में ही लगा था क्योंकि चाइना का जो है शिप उसमें जाके ट्रैप हो गया था, फंस गया था। तो अब इंटरेस्टिंग चीजें ये तो बता दी, अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं अपने। जैसे सबसे पहला ये है, नेम द कंट्री थ्रू विच दिस कैनाल पासेस। तो हम लोग ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट नेम द सी कनेक्टेड बाय दिस कैनाल, तो मैंने सी के बारे में भी बता दिया। उसके अलावा अलग से सी दिए हुए हैं आपको, व्हाई इज दिस कैनाल कंसिडर्ड गेटवे ऑफ यूरोप टू इंडियन ओशियन। क्यों कहा जाता है गेटवे ऑफ यूरोप और इंडियन को? एक तो उसने टाइम टेबल भी, आपका टाइम बहुत कम कर दिया, कॉस्ट आपकी जो है डिडक्ट कर दी काफ़ी। तो स्विस कैनाल के बनने से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आउट हो गई। आंसर में देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इट कंसिडर गेटवे ऑफ यूरोप टू इंडियन ओशियन। ये मैंने बता दिया। जो अगर सी के बारे में बात करोगे तो आप जो हैं तो बात करोगे जो है मेडिटेरियन और रेड सी को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो यूरोप और एशिया की कनेक्टिविटी अच्छे से इस रूट पर हो गई है, उसने डिस्टेंस को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है, कम किया है। बी पॉइंट है, इट गिव डायरेक्ट सी रूट डिस्टेंस बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो कंपेयर टू केप ऑफ गुड होप रूट। आप देखिए डायरेक्ट सी रूट ये कहाँ से, लिवरपूल से कोलंबो के बीच में जो है ये आपका जो है ये सी रूट की कनेक्टिविटी है, मतलब इस एरिया को टाई अप किया, जोड़ा। उसके बाद है, इट सेव टाइम एंड फ्यूल। तो इसने बहुत हद तक लोगों का टाइम भी सेव किया, फ्यूल भी सेव किया। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हम लोग जो है अपना काम बहुत तेजी से कर लेते हैं और यूरोप के मार्केट में इजिली जो है हम लोग मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, स्टडी द चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। तो 20 में क्या दिया गया है? सबसे पहले 1901 है, 1911 है, 21 है, 31 है। तो 10 ईयर का गैप देखने को मिल रहा है हमें 2011 तक। और ये है पॉपुलेशन इन मिलियन, ये इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है 1911 और 2011 में क्या फ़र्क है। देखिए सबसे बड़ी बात जो है, हम लोग क्या चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, तो हम लोग ये देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रो क्यों होती है और पॉपुलेशन कम क्यों होती है। जब हम लोग नेचर में सरवाइव करते हैं, नेचर में सरवाइव करते हैं, हेल्थ फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती है, तब हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ही स्लोली मूव करती है, स्लोली ग्रो होती है, ठीक है। क्योंकि हमें अपने इलाज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, एजुकेशन नहीं, बहुत सारी चीज़ नहीं है। ह्यूमन को रैशनल कहा गया क्योंकि उसने टाइम के अकॉर्डिंग क्या किया, बहुत सारी इन्वेंशन की, चाहे टेक्नोलॉजी में हो चाहे साइंस में हो, बहुत सारी इन्वेंशन करके जो है चीज़ें धीरे धीरे उसकी इंक्रीज होती चली गई। समय के साथ साथ इंसान की पहले उम्र जो है ज़्यादा थी, अब जो है उसकी एज धीरे धीरे जो है कम होती चली गई। तो हम लोग देखते हैं कम क्यों होती चली गई एज जो है। अब जैसे 65 एज जो है मैक्सिमम एज है, अगर हम लोग इंडिया की एज के बारे में बात करें तो तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वाट डू यू मीन बाय डिकेटल ग्रोथ। डिकेडल का मतलब ये होता है हिंदी में दशक, और डिकेट का मतलब ये होता है कि 10 साल के बीच में। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार ये डिकेड क्या है। मैं कह रहा हूँ 1910 का डिकेड। तो 1910 का डिकेड का मतलब होता है 1910 से लेके 1919 तक, 20 नहीं 19 तक, उसको डिकेड कहते हैं। वो 10 साल को क्या कहते हैं, हम लोग डिकेड कहते हैं। तो डिकेड क्या है? सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डिकेटल ग्रोथ रेट। द डिकेटल ग्रोथ रेट इज द वाइटल पार्ट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। दिस गिव द overview of the percentage of total population growth in a particular decade। अब एक डिकेड में जो है कितनी जो है ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की, पहले हम नंबर में फिर हम परसेंटेज में उसे काउंट करते हैं। जैसे माना कि 1901 में जो है पॉपुलेशन जो है
1 करोड़ थी। फिर सडनली जो है 1911 में हमने देखा कितनी हो गई हमारी पॉपुलेशन, बढ़कर जो है 2 करोड़ के आसपास हो गई। तो हम लोग कहते हैं दुगनी गति से जो है बढ़ रही है। तो ये चीजें देखने की होती हैं। अब यहाँ पर क्या चीजें हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है। एक्सप्लेन व्हाई द डिकेड 1951 टू 81 आर द रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। अब 1951 से 81 में ग्रोथ क्यों है तेजी से? एजुकेशन हो सकता है अच्छी हो गई हो, हेल्थ अच्छी हो गई हो। तो इंसान जो है तब उसकी जो है ग्रोथ ज़्यादा होती है जब वो एजुकेटेड हो जाता है, जब उसके हेल्थ में सुधार होता है, यानी हेल्थ फैसिलिटी उसे प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो सेकंड है अ रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट बट द हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि आपका जो है मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, हाई फर्टिलिटी यानी कि जन्म दर जो है बढ़ता चला गया। इट इज इन this period after the independence that development activity were introduced through a centralized planning process and economic started showing up, ensuring improvement of living condition people at large. Consequently there was a high natural increase, higher growth। तो यहाँ पर जो है अच्छी फैसिलिटी मिलने के साथ साथ जो है इनकी कंडीशन में भी जो है अच्छी चीजें हम लोग देखने लग गए। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है इनके पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करती गई। क्वेश्चन नंबर जो है 3 में देखते हैं, इन विच डिकेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज टू 181 मिलियन, गिव अ रीजन। आप देखिए यहाँ पर क्या है, इन विच डिकेड, किस डिकेड में जो है सबसे ज्यादा जो है बढ़ी है, तो हम 1 मिलियन। अब क्या रीजन था, किस डिकेड में जो है 181 मिलियन जो है वो पीपल ग्रोथ हुए हैं, गिव अ रीजन वाई। तो हम लोग सबसे पहले क्या चीजें देखते हैं यहाँ पर, आंसर नंबर सी में दिया गया है इसमें। तो बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले है क्रूड बर्थ रेट held responsible for such a population growth. This vast unaffected increase mean age, marriage, improve quality of life, particular education female in the country। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले अगर किसी भी कंट्री में एजुकेशन स्ट्रांग हो जाती है तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर क्या है, एजुकेशन इम्प्रूव होने के बाद वहाँ के लोग समझदार हो जाते हैं, रैशनल हो जाते हैं, हर एक चीज़ सोच समझ के करते हैं। तो आपको भी पता है पॉपुलेशन भी ग्रोथ होगी, इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, इंसान को क्या करना है क्या नहीं करना सारी चीज़ें वो डिसिप्लिन में करने लगता है। एक चीज़, हर चीज़ को टाइम टेबल अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड कर देता है। तो हमने इतना देखा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या चीज दी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखते हैं क्या चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखा हमने क्या है, वाई इज द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन इज शिफ्टिंग टुवर्ड द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, गिव 3 रीजन। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुगर केन को हम लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स में भी कहते हैं कि ये एक तरीके की कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि मार्केट पर्पज से इसको ग्रो किया जाता है, इससे जैगरी और शुगर बनाई जाती है शुगर केन से। और शुगर केन को क्या चाहिए, शुगर केन को पानी सबसे ज़्यादा चाहिए। तो हाईली डेंस वाले एरिया में तो ग्रो होती है, लेकिन कई बार जो है हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर इसको पानी बराबर मिलता रहे, जहाँ पर चीनी मिले हों। तो हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है, शुगर इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन शुगर केन एज द रॉ मटेरियल which is very heavy. So industry are close it to purchase producing area. Moreover, sugar cane is perishable and weight losing product. It should be processed without delay to prevent loss to sugar content। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीनी मिलें होती है वहीं पर शुगर इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। क्योंकि अगर हमने शुगर केन कहीं ग्रो की और माना वहाँ से 200 300 400 किलोमीटर के दूर पे डिस्टेंस पर जो है वहाँ चीनी मिले हैं, तो उसका सुक्रोज अमाउंट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और जिससे चीनी या जैगरी चीनी कम निकलेगी। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसलिए इसको सेटअप किया गया वहां पर जहां पर चीनी मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है,
Sugar industry are migrated to South India due to following reasons. Sugar contained in the sugarcane in South India more than of North India, so it is more प्रॉफिटेबल। तो हम लोग क्या देखते हैं, द शुगर कंटेन इन शुगर केन। भाई शुगर से ही शुगर मिलती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसलिए जो है इन्होंने वहाँ जो है नॉर्थ इंडिया से हटाकर वहाँ कर दिए जहाँ पे इसके लिए वैल्यूबल जो है क्लाइमेट भी थी, और वैल्यूबल इसको पानी भी मिल जाए लार्ज अमाउंट में। उसके बाद है द कूलर क्लाइमेट इन दिस रीजन इंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। तो यहाँ पर क्या है, द कूलर क्लाइमेट इन दिस रीजन। कूलर क्लाइमेट का मतलब होता है ठंडी जलवायु का होना। द नेक्स्ट है द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर मोर सक्सेसफुल इन द साउथ इंडिया। देखिए कुछ काम को करने के लिए जो है हमें लोगों का कॉपरेशन चाहिए। कॉपरेशन कहने का मतलब है इन द सेंस जो है हम लोग जो है पैसों की बात कर सकते हैं। हम लोग जो है कॉपरेट में जो है चीज़ें अगर कम भी ग्रो हो रही हैं तो छोटी छोटी हम लोग कोलाबरेट करके जो है अपना एक कॉपरेशन बनाकर जो है चीज़ों को कर सकते हैं, जो इजीली हो जाती हैं चीज़ें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है डिफाइन द टर्म ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मेंशन एनी फोर एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है रेनफॉल के वाटर को कलेक्ट कर कर जो है उसको स्टोर कर देना। स्टोर कहाँ करेंगे, ज़मीन में टैंक बनाकर। हैं आंध्र प्रदेश वगैरह में देखा है हमने, वहाँ की म्यूनसिपैलिटी जो घरों का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना उसके जो है वो घर जो है पास नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में इन चीज़ों को देखते हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेथड टू कैप्चर एंड स्टोरेज रेन वाटर फॉर रीयूज ऑन साइट रेदर देन अलाउिंग इट टू टर्न ऑफ। अब जैसे राजस्थान हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिसको कुंड या टंका कहते हैं, ठीक है। और कई जगह इसको जोहड़ भी कहते हैं। जैसे रानी पद्मावती मूवी देखी होगी, उन्होंने जोहड़ किया, एक सुरक्षित स्थान है जहाँ वाटर जो रेन वाटर होता है, रेनफॉल होता है, वो वाटर कलेक्ट हो जाता है एक जगह पर, और उसका लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो आप जब आपको पानी की कमी महसूस होती है। तो राजस्थान में जगह जगह टंका, कुंड, जोहड़ ये सब बना रखा है। क्यों बना रखा है, वाटर को स्टोर करने के लिए। कई जगह लोगों ने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है कि जब ज़रूरत हो तब हम इसका पानी जो है यूज़ कर सके। नेक्स्ट देखो, फोर एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज़ अ लो कॉस्ट इको फ्रेंडली टेक्निक फॉर प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। अब इको फ्रेंडली इसलिए है, समय के साथ साथ हम वाटर की कीमत को नहीं समझेंगे तो हमारी कीमत आने वाले समय में किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगी। इनफैक्ट हम लोग जो है बीमार पड़ने लगेंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे। वाटर की कमी से बॉडी में बहुत सारी डिसीज हो जाती हैं। नेक्स्ट है इट इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी एंड चेक द डिक्लाइन ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल क्या है कि ग्राउंड के वाटर का लेवल जो है चेक किया जाए। और कई बार ये होता है ग्राउंड वाटर लेवल तो समय के साथ साथ वो डिक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू हाई पॉपुलेशन। उसके अलावा क्या है, मेटल्ड की रोड बन गई है जिससे और पानी जो है वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता है। तीसरी बात हम लोग बात करें तो लोगों ने जो है वाटर की वैल्यू को नहीं समझा है जिससे ये सारी चीजें क्रिएट हो गई हैं। उसके बाद है इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, अर्थ के अपर पार्ट का रिमूव हो जाना, चाहे मैन मेड एक्टिविटी के थ्रू हो चाहे आपका जो है नेचुरल एक्टिविटी। मैन मेड क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से। नेचुरल एक्टिविटी क्या है, फ्लड के आ जाने से। तो ये सारा वाटर जो है स्टोर हो जाएगा। जब वाटर बचेगा ही नहीं तो क्या चीज़ें आएंगी। तो हम लोग ये सारी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। इट कैन ऑल्सो सेव एनर्जी टू पंप ग्राउंड वाटर एज रिचार्ज लीड टू राइज इन द ग्राउंड वाटर टेबल। ये मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि ग्राउंड लेवल वाटर जो है उसको चेक एंड बैलेंस करना। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये है कि वो अपने
जो है पहले के स्पेस पे है कि नहीं, उसका लेवल घटा बढ़ा तो नहीं है, घटा है तो कितना कम हो गया है, बढ़ा है तो कितना बढ़ गया है, तो हम उस हिसाब से चीज़ों को मेंटेन कर सकें या उस हिसाब से चीज़ों को वापस स्टोर कर सकें। अगर फुल है तो हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 23 है। 23 में क्या बताया गया है, एक्सप्लेन एनी थ्री कंसिक्वेंस ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करें, देखिए मोस्टली एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। भाई व्हीकल और इंडस्ट्री से एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है और नॉइज पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग क्या चीज़ें देखते हैं एयर पॉल्यूशन में, कि भाई एयर पॉल्यूशन से ही सारी जो है हमें डिसीज होती है, जितने भी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में डिसीज है वो सब इन्हीं की वजह से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर चीज़ों को देखो, एयर पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। भाई पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी हार्मफुल चीज़ें वो इन्वॉल्व हो जाए जिससे ह्यूमन की लाइफ, एनिमल्स की लाइफ ये सारी डिस्ट्रॉय हो जाए या कम हो जाए, तो आप लोग कहते हो इसको ये पॉल्यूशन है। इसके अलग अलग टाइप्स है, चाहे वो आपका एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन है। तो इस तरीके की जो है पॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो है पहला पॉइंट दिया है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डिसीज दैट कॉजेज हार्म टू आवर रेस्पिरेटरी नर्व सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी यानी कि सांस से रिलेटेड हमें बिना बीमारी हो जाती है नर्व सिस्टम से और सर्कुलेटरी सिस्टम से। इसमें क्या है, जैसे आपने सुना होगा इंसान को दमे का पेशेंट बन जाता है, हार्ट का पेशेंट बन जाता है, तो इस तरीके की चीजें। तो ये सारे पोल्यूशन पर जो है गवर्नमेंट काम तो कर रही है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाने की वजह से इस पर जो है स्लोली काम हो रहा है। गवर्नमेंट भी कितना करेगी, इंसान भी कितना करेगा। सबसे बड़ी चीज है, अगर पॉपुलेशन पे हमने कंट्रोल पा लिया तो सारी चीजें एक्यूरेट अपनी जगह पर सही हो जाएंगी, और पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं पाया हमने तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी। सेकेंड पॉइंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ स्मोकी फॉग ओवर सिटी विच इज नोन एज अर्बन स्मोक। इट इज ऑल्सो हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। हम लोगों ने देखा ठंड के समय में, विंटर सीजन में क्या देखा हमने, चारों तरफ स्मोक हो रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल जोन में पहुंच गए, गर्मियों में भी आप देखो सबसे ज्यादा हमें दिक्कत क्या होती है, स्मोक के साथ जब डस्ट मिल जाता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है खत्म कर देता है। अब आपको ये बता दूं, आने वाले समय में मास्क हो सकता है सभी शहरों में जो है मैंडेटरी कर दिया जाए। वो क्यों किया जाएगा मैंडेटरी, वो इसलिए किया जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी जो है जो डिसीज है हमें वो कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, थर्ड में। थर्ड में दिया गया है इसमें, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, वो किस वजह से, वो एसिड रेन की वजह से है। आपने साइंस में 9th-10th में पढ़ा होगा, तो एसिड रेन की वजह से ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है, द फर्स्ट रेन आफ्टर समर इन अर्बन एरियाज ऑलवेज सो एसिडिक नेचर ऑफ रेन वाटर, इट्स शो अ लोअर पीएच लेवल देन द सब्सिक्वेंटली रेन। अब रेनफॉल जो पहले की तरीके से होती थी कि भाई वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, हमारे प्लांटेशन के लिए भी, कल्टीवेशन के लिए, अब ऐसा कुछ रह नहीं गया। अब उसमें भी वैरायटी हो गई कि रेन फॉल हो रही है वो एसिडिक रेन तो नहीं है या कोई और तो नहीं है जिस जो हार्मफुल रहे एक्वाटिक एनिमल के लिए भी और ह्यूमन लाइफ के लिए भी। तो हम लोगों ने ये चीजें देखी। फोर्थ पॉइंट क्या है, एयर पॉल्यूशन में बी हार्मफुल टू फ्लोरा एंड फोना एंड टू प्रॉपर्टी। फ्लोरा फोना जीवन के लिए, यानी कि आप फ्लोरा और फोना के मतलब ये है, एक तो वनस्पति जगत हो गया, एक प्राणी जगत हो गया। यानी कि आप लोग ये देखिए जितनी भी हमारी वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, हालांकि उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखिए एक्वाटिक एनिमल में फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा। भाई एसिड रेन से उनको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल वहां पे कम होगा। अब आप लोग ये देखिए कि जितनी भी हमारी रिवर है वो इसी पोल्यूशन की वजह से खराब हो रही है। अब छोटा सा एग्जांपल दे दूं वाटर पोल्यूशन का, 18 बड़े ड्रेनेज जाके मर्ज हो रहे हैं दिल्ली में, यमुना रिवर में।
तो उसकी वजह से आप ये देखो उसका पानी खराब हो गया पूरा। भाई यमुना रिवर को पोल्यूटेड करने वाले जो है दो स्टेट हैं, एक तो दिल्ली हो गया, दूसरा आपका आगरा हो गया। आगरा में जो है स्किन चमड़े का काम होता है। वहीं गंगा रिवर को पोल्यूटेड करने वाले जो हैं दो शहर है, सबसे बड़े दो शहर है इंडिया के, एक तो कानपुर हो गया, दूसरा वाराणसी हो गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 27 अभी थोड़ी देर में करते हैं। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 24 से 27 के बीच में है ये क्वेश्चन जो है, ये आपका 4 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए 24 से 27 जो है आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो है किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है, और आपको इसको ढंग से रीड करना है। और कई बार जो है आप इसको ढंग से रीड भी मत करो, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो आके, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ो, ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से आप देखोगे तो पैसेज में क्वेश्चन लगेगा और आंसर अलग लगेगा, तो क्वेश्चन आंसर देख के समझ ही नहीं पाओगे आप किस बारे में जो है वो बात कर रहा है। वो क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आप आंसर ढूंढ रहे हो, आंसर उसमें मिलेगा ही नहीं आपको। वो चीज़ें आपको मेहनत करनी है, याद करनी है। जैसे द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट for manufacture good is the most important factor in the location of industry. Market means people who have demand for these goods and also have been purchasing power, ability to purchase, to be able to purchase from seller at a place. अब इसका क्या मतलब हो गया? हम लोग अगर यहाँ पर चीज़ों को देखें तो हम लोग देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? इंसान अपना बिजनेस वहीं तो सेटअप करेगा जहां पर उसके परचेसिंग पावर होगी, जो लोग उसको खरीद पाएंगे, जो लोग उसकी वैल्यू समझ पाएंगे, वहीं तो चीजें हैं। तो यहाँ पर यही तो बात कर रहा है वो इसमें। तो मार्केट मीन्स पीपल हु हैव डिमांड फॉर दीज गुड्स एंड ऑल्सो हैव बीन परचेसिंग पावर, एबिलिटी टू परचेज, टू एबल टू परचेज फ्रॉम सेलर एट अ प्लेस, remote area inhabited by a few people over a few people offer a small market। अब देखिए ये वाली लाइन का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर है remote area inhabited by a few people offer a small market, the development region of Europe, North America, Japan and Australia provide a large global market as the purchasing power of the people is very high। कहीं पर जो है लोगों की पावर कम है, कहीं पर लोगों की पावर खरीदने की ज्यादा है। अब आप लोग ये देखिए जहां पर जो चीजें जनरेट हो रही है वहां पर उसकी वैल्यू कम होगी। अब साउथ इंडिया से जैसे नारियल पानी वर्ल्ड में जो है वो मतलब इंडिया के हर एक पार्ट में जो है सेल होने के लिए आता है, क्या उसकी वैल्यू जो है दिल्ली में आके जो है उतनी ही रहती है जितना जो है चेन्नई में है, जितना जो है तमिलनाडु में? नहीं, उसकी कॉस्ट जो है 10 गुना बढ़ जाती है यहाँ आकर। तो अब ये देखो डिमांड उसकी बढ़ी, वहां पर इसकी डिमांड कम है क्योंकि बागान वहां पे हर दूसरे तीसरे पर्सन के पास होगा। तो इसलिए हमें मार्केट में ऐसे पीपल को डिमांड पैदा करनी पड़ती है उसके। पहले शहरों में नहीं बिकता था, लेकिन जैसे जैसे इंसान को डिसीज बढ़ने लग गए तो उन चीज़ों की डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो एक समय इसकी डिमांड कम थी, फिर मीडियम लेवल पे आई, आज हायर लेवल पे आ गई, इसकी वैरायटी लोगों ने बना दी। तो हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर और क्या चीज़ें बता रखी है इसमें। Some industry such as aircraft manufacturing have a global market. The arms industry also has global market। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। या तो मशीनों के जरिए कोई चीज बनाई गई है, या आपने हैंड के जरिए कोई चीज जो है कॉस्टली चीज, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी को जो है कॉस्टली चीज में कन्वर्ट कर दिया अपने ट्रेडिशनल टूल्स के जरिए, या आपने उसे जो है अपने हैंडमेड के थ्रू जो है कॉस्टली चीज में चेंज कर दिया। तो पूरा पैराग्राफ आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर आपको समझाया गया है और इसमें कोई बात नहीं बताई गई है खास। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की उसने वैरायटी बता दी, डिवीजन कर दिया जो है, अलग अलग चीजें बता दी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जैसे इसमें बताया गया है सम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर्ड स्किल लेबर। भाई दो तरीके की लेबर है, स्किल्ड है अनस्किल्ड है। एक
पर्सन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम कहते हैं स्किल्ड है। लेकिन लेबर और एम्प्लॉय में भी फर्क कर दिया। लेबर होता है किसी चीज को आसानी से कर लेता है। अनस्किल्ड लेबर क्या होता है, उसको देखकर सीख रहा होता है, उसको स्किल्ड बनने में कम से कम 6 मंथ to 1 ईयर लग जाते हैं। ऐसा ही एम्प्लॉय भी स्किल्ड भी है, अनस्किल्ड भी है। अनस्किल्ड क्या होता है, ट्रेनिंग बेस पर होता है, काम कर रहा होता है। और स्किल्ड बेस पर्सन क्या होता है, जिसको ऑलरेडी वो सारी चीजें आ चुकी होती हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, automation and flexibility of industrial process have reduced the dependence of industry upon the labor, speedy and efficient transport facility to carry raw material to the factory and to move finished goods to the market are essential for the development of industry। इसमें आपको क्या बताया, अभी एक मशीन के आ जाने से 20 लोगों का काम मशीन कर रही है, लेकिन हमें 2 पर्सन को ऑपरेट अपॉइंट करना पड़ता है उस मशीन की देख रेख के लिए। तो आप ये देखो, हमें चाहिए काम जल्दी और तेजी से। प्रोडक्शन हमें जब डिमांड सामने से आती तब हम मशीनें खरीद लेते हैं, जब डिमांड नहीं आती तो आज भी ट्रेडिशनल मेथड को जो है फॉलो करते हैं। नेक्स्ट में हमने देखा द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। भाई किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन होती है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये चीजें आप मान लीजिए। यानी टर्शरी एक्टिविटी के बिना सेकेंडरी एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, ना प्राइमरी एक्टिविटी कुछ है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा आप सामान नहीं भेज पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं होगा बातचीत नहीं हो पाएगी, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पर इसलिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या है, पहले आप लोग कोई भी सामान मंगाते थे, अब बिल आता था आपके पास फिजिकल, अब मोस्टली बिल आपके मेल पे जनरेट हो जाता है, आपके जो है व्हाट्सएप नंबर पे जनरेट हो जाता है। आप कभी भी इन केस 2 साल 4 साल 5 साल बाद उसे आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से, वो हमेशा वहीं रहने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या चीजें देखते हैं, Western Europe and Eastern North America have highly developed transport system which has always induced the concentration of industry in this area. Modern industry is inseparably tied to transportation system. Improvement in transportation lead to integrated economic development and regional स्पेशलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या है, देखिए कुछ कंट्रियां डेवलप हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, रेलवे का डिवीज़न कर दिया है। इंडिया में अभी भी ये सारी चीज़ें जो हैं नहीं हो पा रही है, इसमें टाइम लगेगा। इंडिया में अगर रेलवे के लिए हमने कहा है कि भाई ये जो है गुड्स ट्रेन है, जिसको हिंदी में मालगाड़ी कहते हैं, लेकिन हमारे पास जो है रेलवे लाइन नहीं है इतनी। 2 रेलवे लाइन है, एक जाने की एक आने की, उसी पे पैसेंजर गुड्स भी जा रही है, उसी पर जो है आपका जो शताब्दी भी जा रही है, उसी पर गुड्स ट्रेन भी जा रही है। तो जब तक इनका डिवीज़न ढंग से नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता। और रेलवे नेटवर्क की बात करें, एशिया चाइना एशिया का रेलवे नेटवर्क जो है काफ़ी स्ट्रांग है। देखा जाए तो रेलवे लाइन जो है सबसे ज़्यादा बिछाई गई है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन की वजह से, रेलवे लाइन की वजह से, और कुछ जो है हमारे जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता, लोग अपनी ज़मीनें नहीं दे पाते, और भी बहुत सारे रीज़न इस पर काम करते हैं। तो इंसान क्या है, या हमारे जो प्लानर्स हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो कई बार जो है प्लानिंग करके ख़त्म हो जाता है। अब जैसे आप ये देखिए अच्छे खासे प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में बने हुए हैं, लेकिन हर साल जो है प्रलय आने से, बाढ़ आने से, फ्लड आने से वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है आपका। अब चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा जिम्मेदार होगा, वो होगा मार्केट। रॉ मटेरियल नहीं होगा, लेबर नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये बात की चीज़ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे वो सेटअप करेंगे तो क्या बिकेगा वहाँ सामान, हमारा मार्केट है सेल करने की हमारे पास। बाकी चीज़ें तो हमें मिल जाएगी, लेबर मिल जाएगा हमें, कम्युनिकेशन मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर डिमांड है उस चीज़ की नहीं है। तो हमें पहले मार्केट के बारे में देखना पड़ता है, इसका डी पॉइंट राइट है। उसके बाद है हम क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 25 में क्या बताया, विच ऑफ दीज फॉलोइंग हैज रिड्यूस डिपेंडेंस अपॉन लेबर। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग मशीनों पर डिपेंड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए हैं। तो मशीन और टेक्नोलॉजी क्या है,
अब देखो, ग्राइंडर है, मिक्सर है घर के अंदर हमारे, जो काम हमारा 15 से 20 मिनट में होता था आज 2 से 3 मिनट में हो जाता है। क्या हम वो चीज़ों को परचेस ना करें? क्या हम लोग हमेशा ट्रेडिशनल वे में ही काम करेंगे? नहीं, वक्त के साथ साथ खुद को हमने चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन जो है, हर किसी का एक मैकेनिज्म होता है, उसी से चलता है इंसान। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री हैज ग्लोबल डिमांड? आयरन और स्टील की जो है ग्लोबल डिमांड है। इसको जो है कंट्री का, हर एक कंट्री का बैकबोन भी कहा जाता है। बिना इसके कोई काम आप कर ही नहीं सकते हो। आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। कोई कहेगा नहीं फर्नीचर के बिना नहीं होगा। अरे भाई, फर्नीचर को टाई अप करने के लिए आपको स्टील आयरन जरूर चाहिए, कील जरूर चाहिए होगी। उसके अलावा जो है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मॉडर्न इंडस्ट्री रिक्वायर्ड टू ग्रो द स्पेशलाइज? तो हमें क्या करना पड़ता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च सबसे ज्यादा किस पर होती है? रिसर्च उन पीपल पे होगी जो उसकी डिमांड चाहते हैं। अब एक बात बताइए, आप इंडिया की ही बात करें, बाहर नहीं जाते हैं हम लोग, आज भी हमें हर एक चीज, चाहे वो बिस्कुट का पैकेट हो या किसी चीज का, कंपनी जो है फैमिली पैक नहीं बना रही, ना के बराबर बना रही है। वो सबसे ज्यादा छोटा पैक बना रही है, छोटा, मीडियम, लार्ज। क्योंकि मोस्टली डिमांडेबल प्रोडक्ट क्या है? स्मॉल, फिर मीडियम और फिर लार्ज है। तो हम लोगों पर रिसर्च ज्यादा होता है, जनरल पब्लिक पर, मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा रिसर्च होता है। अपर क्लास पे रिसर्च बहुत कम होता है। तो हम लोग ये सारी चीजें देखते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि पेपर में पिछले 4-5 साल से आपको पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन द 4 कॉन्सेप्ट पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट की अच्छी तरीके से डेफिनेशन बताई हुई है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है ह्यूमन एजुकेटेड हो, ह्यूमन हेल्दी हो, ह्यूमन के पास एम्पावरमेंट हो, ह्यूमन जो है प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ। अगर देखिए, आप चीज़ों की मार्केट में डिमांड पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी कमी है ये। लोगों की कमी नहीं है, लोगों को बताना पड़ता है उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसको पता ही नहीं है उसको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक राइडर राइड पे जाता है, उसको नहीं पता उसको क्या चाहिए, तो वो किसी से पूछता है भाई किन किन नेसेसरी चीज़ों की ज़रूरत है मुझे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी। इक्विटी को कहते हैं हम लोग, इक्वालिटी और इक्विटी सेम है। तो इक्वालिटी क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी में हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। इसको हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ये सभी को दी गई है। देखिए, एक पर्सन गरीब का गरीब रह जाता है, एक गरीब आदमी अमीर बन जाता है। अब क्या उसके लिए फैसिलिटी अलग अलग दी गई है? नहीं, फैसिलिटी सेम दी गई है। चीज़ों को समझना आना चाहिए, बस समझ में आ रही बात। तो इक्विटी क्या है? मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबडी। द opportunities available to people must be equal irrespective of their gender, races, income and caste। देखिए, अगर इंडिया में बात करें तो कास्ट और एक यहाँ पे वर्ड नहीं दिया गया, रिलीजन, अगर इनको हटा दिया जाए तो इंडिया का डेवलपमेंट होने से कोई भी पर्सन नहीं रोक सकता। क्लियर है? तो इतना आपको पता चला। तो हम लोग देखते हैं जेंडर, रेसेस, इनकम, इन सब के बिना सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, प्रोवाइड करानी चाहिए, जरूरी भी है। नेक्स्ट में क्या है? सस्टेनेबल मीन्स। अब सस्टेनेबिलिटी क्या है? प्रेजेंट को हम लोग इस तरीके से सरवाइव करें या इस तरीके से जिए कि आने वाली जनरेशन भी उन चीज़ों का यूज़ कर सकें। जैसे हम एक समय पढ़ते थे, डायनासोर हुआ करता था। मैंने टीवी में देखा, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, ठीक है? तो वो खत्म हो गया। अब सस्टेनेबल क्या है? इंडिया में जो है पहले वल्चर देखने को मिलते थे, हर जगह गिद्ध देखने को मिलते थे, नहीं है। तो आप ये देखो, कोई भी चीजें खत्म होती है तो हमारा इकोसिस्टम खत्म होता है। कई लोग कहेंगे यार इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट की हर एक जो है कंपोनेंट को लेना चाहिए, तब जाके हमारा इकोसिस्टम बनता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है हम वो सारे रिसोर्स का यूज जो है करें, जो इसका यूज आने वाली जनरेशन भी कर सके। जैसे वाटर पॉल्यूटेड होता जा रहा है, आने वाले समय में हो सकता है लोग हिल स्टेशन की तरफ भाग जाए, मूव ऑन कर जाए कि भाई वहां पर जो है पानी काफी अच्छा है, वहां के लोगों की लाइफ जो है काफी अच्छी है, वहां पर नेचुरली आप लोग जो हैं
सरवाइव हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी, ऑल रिसोर्स मस्ट बी यूज कीपिंग द माइंड ऑफ द फ्यूचर, जो मैंने आपको बता दिया। थर्ड है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन करना। क्या है? प्रोडक्शन करना। किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो आप लोग, चाहे आप जो है अपने ही इंस्टीट्यूट में, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करते हैं, कई आईएएस वहाँ से निकल रहे हैं, कई पीसीएस से निकल रहे हैं, कई जो हैं साइंटिस्ट निकल रहे हैं, कई डॉक्टर निकल रहे हैं। तो वो अपनी मशीन यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही तो उसको क्रिएट किया है, डायरेक्शन दी है, तो बन गया इंसान। अब आपको आगे बढ़ने के लिए पहले अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए कि आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे, उसके अकॉर्डिंग प्लान करोगे फिर ही तो आगे बढ़ोगे। अब प्लानिंग में डायरेक्शन का काम गुरुओं का होता है कि डायरेक्शन कैसे दी जाए उन्हें, क्योंकि उनको पता होता है, काफी साल से वो इस पर काम कर रहे होते हैं। तो हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी मीन्स द ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली एंड रिच्ड बाय द बिल्डिंग कैपेबिलिटी पीपल, effort made increase their knowledge, provide better health facility, ultimately lead to better work efficiency। तो बेटा उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी डिमांड है चीज़ों की। देखिए एक समय हेल्थ की इतनी डिमांड नहीं थी, आज जो है हर जगह हेल्थ की डिमांड हो गई, हेल्थ फैसिलिटी की। आप लोग देखिए इंडिया में हर तीसरा पर्सन बीमार है, अफ्रीका में हर तीसरा पीपल एड्स का विक्टिम आपको मिल जाएगा। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ गई ना, बीमारी बढ़ गई इंसान। और बीमारी सबसे ज़्यादा पता है क्यों बढ़ी है? उसके पीछे ये है कि हमारी जो नेशनल बाउंड्री है, या हमारा जो ट्रेड है, या हमारा जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है, वो 1991 के बाद तेजी से बढ़ता चला गया। वहाँ के पीपल यूएस के इंडिया आ रहे हैं, इंडिया के वहाँ जा रहे हैं, लोग दुबई जा रहे हैं, दुबई से यहाँ आ रहे हैं। तो आ तो रहे हैं, साथ के साथ बीमारियां भी तो लेके आ रहे हैं। एड्स यहाँ थोड़ी ना जन्म लिया, एड्स की बीमारी ने कहाँ जन्म लिया? अफ्रीका में लिया है। इबोला वायरस जो है वो भी आपका जो है वहीं पर जनरेट हुआ अफ्रीका में। तो आप लोग देख सकते हो चीजें। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो एम्पावरमेंट क्या होता है? एम्पावरमेंट का मतलब होता है जो देश की पॉलिसी है उसमें पार्टिसिपेट करना और सबको पार्टिसिपेट करवाना। जैसे इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप इज द स्पेशल इम्पोर्टेंस, गुड गवर्नेंस, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हो गया? पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी रिक्वायर्ड का मतलब हम लोग देखें अगर, तो हम लोगों ने क्या देखा कि लोगों के फेवर में पॉलिसीज बननी चाहिए, ना कि लोगों के अगेंस्ट में बननी चाहिए। लोगों को पता तो हाँ हमारे देश में ये पॉलिसी बननी है, इससे हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ये पॉलिसी मेकर्स के बारे में बात की। ठीक है, तो एम्पावरमेंट का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी जो है, ये आपका वर्ल्ड की बुक से लिया गया है। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन्स एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में देखिए, बहुत बच्चों को प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में इसको पूरा कर दूंगा, आप ध्यान से सुनना। एक बार प्लांट लगाया, उससे आप 10 12 15 साल तक जो है फल फ्रूट ये सब लेते गए, सब्जियां वगैरह ये हो गया। जैसे हम लोग बात करें प्लांटेशन में, तो प्लांटेशन में क्या चीजें निकल कर सामने आ रही हैं? आपने लगा दिया शुगर केन, आपने लगा दिया टी, आपने लगा दिया कॉफी, आपने लगा दिया बनाना ट्री, आपने लगा दिया जो है मैंगो फार्म। तो ये सब क्या है? प्लांटेशन है, प्लांट कर दिया आपने। अब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हर सीजन में आपको वो जिस चीज़ का प्लांटेशन किया है वो फ्रूट या वेजिटेबल वो मिलती रहेगी। इसको हम क्या कहते हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, अब वही है एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग। एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग ये है, इन दोनों में बस डिफरेंस इतना समझना, प्लांटेशन इसकी डिमांड जो है रीजनल लेवल पे होती है, किसी एक कंट्री में लार्ज स्केल पर ग्रो नहीं होता। लेकिन वर्ल्ड के अदर कंट्री में एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, जैसे आपका टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, इनकी डिमांड लार्ज स्केल पर है, इसलिए इसको ग्रो भी लार्ज स्केल पर किया जाता है। तो ये है।
आप चलते हैं मेन इस पे। Plantation agriculture, plantation farming is a type of commercial farming. It involves farming on large area of land, maximize output and profit. This type of farming require huge capital and involve extensive labor. Some crops grow in plantation are रबड़, कॉफ़ी, कॉटन, शुगरकेन। ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। इनको करने के लिए इंसान को सबसे ज़्यादा कैपिटल, सबसे ज़्यादा लैंड, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, क्लाइमेट, वो सारी नेसेसरी कंडीशन चाहिए जो चाहिए होती हैं। और एक बात बता दूं, कोई कहे कि इसमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी डिमांड कंट्री में नहीं, स्टेट में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है इनकी डिमांड। तो आप लोग यहाँ पर ये चीज़ों को देख सकते हो। तो हम लोग पहले देखते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। जैसे यूरोपियन इन देयर कॉलोनी इंट्रोड्यूस न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हिंदी में भी अगर जो है भारत के बारे में बात की जाए तो नील की खेती ग्रो की गई थी, जिसको जिस पर मूवमेंट हुआ था, गांधी ने मूवमेंट किया था चंपारण में, आपको अच्छे से याद होगा। तो प्लांटेशन के फॉर्म में क्या है, अंग्रेजों ने कहा हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपको लोन भी देंगे, सब चीज़ें देंगे, बस आप ये चीज़ें को ग्रो करो, और उन्होंने ग्रो भी की। उसके बाद है यहाँ पर इट इज़ अ लार्ज स्केल प्रॉफिटेबल ओरिएंटेड फार्मिंग। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मेन क्रॉप्स ग्रो आर टी, कॉफ़ी, कोको, कॉटन, शुगर एंड रबड़। ये है मेन क्रॉप। लार्ज स्टेट और प्लांटेशन आर मेड वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन। अब कहने का मतलब ये है, कोई पर्सन टी ग्रो कर रहा है, कोई पर्सन रबड़ ग्रो कर रहा है, कोई पर्सन कॉफ़ी ग्रो कर रहा है। अगर आप कहोगे नहीं सारा प्लांटेशन मेरा होना चाहिए, आप गलत नहीं हो अपनी जगह, लेकिन आपको डिवीज़न अच्छा रखना पड़ेगा, फिर लोगों को अच्छा रखना पड़ेगा। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, इसलिए वन पर्सन एक टाइम में एक ही काम पे ज़्यादा फोकस करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री ऑन देयर फील्ड। अब इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा, कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं। अब कैपिटल और मनी में डिफरेंस होता है। मनी सैलरी हो सकती है, कैपिटल सैलरी नहीं हो सकती। कैपिटल आपका प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल इमूवेबल। जैसे एक पर्सन के पास कहा जी कितना कैपिटल है, वो कहेगा मेरे पास 100 करोड़ है। एक पर्सन कह रहा है आपके पास कितना कैपिटल है, वो कह रहा है मेरे पास 1 करोड़ है। अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि मेरे पास प्रॉपर्टी है अगर 20 22 50 लाख की, तो वो उसका कैपिटल नहीं है। तो ह्यूज कैपिटल यहाँ पर जो है अच्छा खासा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद जो है उनके अलग अलग ऑफिसेज बनाए जाते हैं, अलग अलग जो है आपने देखा होगा ब्रांच बनाई जाती है जहाँ से उन सारी चीज़ों की डील होती है। कल्टीवेशन इज डन बाय द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में हम लोग देखते हैं मैन्योर है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है। उसके बाद है स्किल्ड मैनेजर एंड टेक्निकल स्टाफ एम्प्लॉयड। तो ये सारी चीज़ें रखना पड़ता है, स्किल्ड मैनेजर, टेक्निकल स्टाफ है। ओनली वन स्पेशलाइज क्रॉप इज ग्रोन। एक टाइम में एक ही क्रॉप ग्रो करनी है। प्लांटेशन आर लिंक विद मार्केट थ्रू गुड ट्रांसपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये भी सेम वही होती है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखते हैं। हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज अचीव्ड थ्रू एफिशिएंट एंड मोर स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर मशीन। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन के कैसे होना है। प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन इज अचीव थ्रू एफिशिएंट एंड मोर स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर मशीन। मशीनों के जरिए सारी चीज़ें हो रही है, जितनी भी ए टू जेड है। ह्यूमन क्या कर रहा है, बस उसमें वो चीज़ें इंसर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है इट इज़ प्रैक्टिस इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड लैंड। जो है सेमी एरिड का मतलब एरिड हो गई पूरी तरीके से, वो बंजर है, जैसा सूखा है। सेमी एरिड में जो है ठीक है, मतलब कि क्रॉप्स ग्रो भी होती नहीं भी ग्रो होती हैं। वीट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रो इन एग्रीकल्चर। अदर क्रॉप सच एज कॉटन, कॉर्न, बेरली एटसेट्रा आर ऑल्सो ग्रोन। तो यहाँ पर वीट जो है इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, बाकी सब इसके बाद है। द साइज ऑफ फार्म इज वेरी लार्ज, देयर फॉर एक्सटेंसिव कल्टिवेशन इज डन।
तो यहाँ के फार्म जो है बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, लार्ज स्केल पे। द यील्ड पर एकड़ इज लो बट द यील्ड पर पर्सन इज हाई। मतलब कह रहा है पर एकड़ तो कम हो गया उस हिसाब से, लोगों के हिसाब से ज़्यादा है एक सिंगल पर्सन के हिसाब से। और it is practiced in temperate grasslands such as steppe of Europe, Prairie of America, Pampas, Argentina, Wild, South Africa, Downs in ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ये सारी चीज़ें ग्रो की जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको कहीं से भी पूछ लेगा। मैंने कुछ मार्क कर रखे हैं, आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पर अ मेजर एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, तो यहाँ पर जो है यूरेशिया है, नॉर्थ ईस्टर्न यूरेशिया है। फिर बी में पूछा गया नेम एनी वन एरिया नोमैडिक हर्डिंग, तो मंगोलिया के बारे में बता रखा है। आपको यहाँ पर क्या चीज़ें करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वर्ल्ड का मैप पढ़ना है। और वर्ल्ड के मैप में पढ़ने के बाद आपको देखिए कमर्शियल फार्मिंग का एक स्टेट, एक कमर्शियल, एक जो है आपको ग्लोबल लेवल पे एयरपोर्ट जो है यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का जो है ग्रासलैंड, ये सब आपको पढ़ के जाना है, तब जाके जो है आपको ये समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो नेम एनी वन एरिया कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, तो वो हो गया आपका जो है यहाँ दिया ऑस्ट्रेलिया है, क्या है ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पार्ट है। ठीक है। उसके बाद है अपोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ द रेड सी, तो इजिप्ट का है, क्या है इजिप्ट का है यहाँ वाला। उसके बाद है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो कराची का है, कहाँ का है कराची का है वो। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हो, ये वाला पार्ट है ये रहा कराची का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 31 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ कैन इंटीग्रेटेड एरिया अप्रोच एंड लोकल प्लानिंग रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि कहीं पर जो है डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, कहीं रीजनल ग्रोथ अच्छी है, कहीं कम है, कहीं मीडियम है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। और हमें ऐसे एरिया को फाइंड आउट करना है जहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटी हाई है। तो हमने देखा कई हिल स्टेशन है, कई जो है नोमेडिक सोसाइटी, कहीं पर डिजर्ट रीजन है, जिनकी वजह से वो रीजनल डिस्पैरिटी है उनका पता लगा के उनको ख़त्म किया जा सके। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पर्सन को आप करोड़पति बना दोगे, हम ये कह रहे हैं कि रीजनल डिस्पैरिटी, जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल के आ जाने से जितने भी ड्राई रीजन थे, वहाँ पर आज जो है कैश क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है। जहाँ पर क्रॉप्स नाम की चीज़ भी नहीं थी, आज वहाँ पे कैश क्रॉप्स ग्रो की जा रही। जैसे देखते हैं इंटीग्रेटेड एरिया, integrated area approach and local planning is important measure for reducing regional disparity in India. It is related them to preparation of an integrated plan for selected area. अब कौन कौन सा selected areas हैं देखिए, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कौन सा है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब कौन से हिल स्टेशन उसमें आ रहे हैं, उत्तरांचल जो प्रेजेंट में उत्तराखंड हो गया है, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। द मेन ऑब्जेक्टिव इन दिस वर आ एक्सप्लॉइट लोकल रिसोर्सेज ऑफ हिल एरिया। आप देखिए क्या करना है, टू स्टार्ट द प्राइमरी एक्टिविटी सच एज हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। इन पर काम करने के लिए जो है गवर्नमेंट इनको प्रमोट कर रही है कि आप इस तरीके से काम करो, अपना जो है एक स्किल दिखाओ, अपना एक टैलेंट दिखाओ, जिसकी वजह से लोग आपके एरिया में आए। जैसे आप देखो ऋषिकेश एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर किस लिए लोग जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं। वो तो हो गया एक नेचुरल हब हो गया, तो वहाँ पे लोग इसी के लिए जाएंगे, नहीं तो वहाँ तो इकोनॉमी जनरेट ही नहीं होगी, इनकम जनरेट नहीं होगी लोगों की। दूसरी बात है टू स्टार्ट द प्राइमरी एक्टिविटी सच एज, ये बता दिया मैंने आपको, टू इमिटेट द कंजर्वेशन ऑफ मेजर। तो ऐसे एरिए को जो है कंजर्वेट करने का मतलब है संरक्षण देना, सुरक्षा देना। किस तरीके से, अब किस तरीके से हो सकता है, फाइनेंशियल हेल्प दी जाए, हो सकता है आपको प्रमोट किया जाए कि लोकल ही चीज़ों को बनाकर आप जो है मार्केट में सेल करो, तो गवर्नमेंट उसके साथ है। टू बिगिन सूटेबल विलेज इंडस्ट्री, सूटेबल विलेज इंडस्ट्री का मतलब ये है जहाँ पर लोग जा सकें, जो वहाँ के लिए सूटेबल हो सके काम करने के लिए।
जहाँ पर वाइल्ड एनिमल ना हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसकी वजह से उनका बिजनेस ड्रॉप हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इन्हें चार उसमें बांट दिया गया है, तीन में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ट्राइबल एरिया कौन से होगा? ट्राइबल एरिया वो ट्राइबल एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं जो जहाँ पर आदिवासी के लोग रहते हैं, ठीक है। झारखंड के भी कुछ एरिया, छत्तीसगढ़ के भी, आंध्र प्रदेश के भी हैं, इधर आपका जो है राजस्थान के भी कुछ एरिया है, यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। जैसे द प्रोग्राम हैज़ बीन टेकन अपॉन दोज एरिया वेयर ट्राइबल पॉपुलेशन इज मोर देन 50%, सच एज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो इन जगहों को उन्होंने फाइंड आउट किया, ये कौन सा जोन है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट है, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को जो है 50% पॉपुलेशन है। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यानी कि सूखा संभावित क्षेत्र कहते हैं उसको। ये वो एरिया जहाँ पर सूखे की वजह से लोग अपना जो है, या ड्राई रीजन की वजह से लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें देखो, द एम वाज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रूरल पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरिया टू इंट्रोड्यूस रिलीफ ऑपरेशन। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन रीजनल प्लानिंग। अब मेट्रोपॉलिटन रीजनल प्लानिंग क्या है? जैसे आप देखो, कई सारे जो है शहर है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो यहाँ पर लोग क्यों जा रहे हैं? अब मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पर क्राउड यहाँ का नहीं है, बाहर का है। तो इसमें भी तो हम लोगों को एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। भाई पॉपुलेशन ग्रोथ होने से क्या होता है, नई नई तरीके की बीमारियां जनरेट होती हैं। आप एक कंजस्टेड जोन बना लेते हो, यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे स्लम एरिया क्रिएट हो गए हैं, जहाँ पर ना तो वेंटिलेशन है, ना किसी तरीके की कोई सुविधा है। अर्बन मास्टर प्लान वर प्रिपेयर्ड फॉर कैपिटल एंड पोर्ट सिटी to reduce the problem of rapid urbanization and control large scale immigration। जो मैंने अभी भी आपको बताया, इमिग्रेशन का मतलब है बाहर से लोग आके बस रहे हैं, जिसकी वजह से मलिन बस्तियां, जिसको हम लोग कहते हैं स्लम एरिया। अब जैसे इंडिया का या एशिया का सबसे बड़ा स्लम जो है वो कहाँ है? मुंबई। मुंबई की धारवी जो है वो है सबसे बड़ा स्लम। तो क्या है, लोग बाहर से आके बस रहे हैं यहाँ पर, किन चीज़ों के लिए? एजुकेशन के लिए कोई नहीं आ रहा है, हेल्थ के लिए भी कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग आते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग आके यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा यहाँ। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफाई द पॉजिटिव irreversible transformation of the economy, society, environment, support the statement with suitable argument from India। देखो, डेवलपमेंट का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल। बट डेवलपमेंट किस तरीके का होना चाहिए? हर डेवलपमेंट हर पर्सन के लिए ठीक नहीं है। इन्वायरमेंटलिस्ट डेवलपमेंट को अलग तरीके से सोच रहा है, कैपिटलिज्म अलग तरीके से सोच रहा है, एक जो है आपका ज्योग्राफर अलग तरीके से सोच रहा है। तो डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, हर किसी के अकॉर्डिंग थोड़ी ना है। अब मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, लोग कहते हैं दिल्ली में जब तक हाईवे नहीं बनेगा तब तक ट्रैफिक जाम कोई प्रॉब्लम को नहीं रोका जा सकता। इतनी सारी जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हाईवे बना दिए गए हैं, अंडरग्राउंड जो है पार्किंग बना दी गई है, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, फिर भी इस पर किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं हो पाया है। तो आप लोग ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, जहाँ पर 1 करोड़ पीपल रह सकते हैं वहाँ की आबादी 2-2.5 करोड़ हो गई है। तो आप उसको भी तो समझिए। आप सिर्फ ये सोचोगे कि हम पार्किंग बना देंगे, हम हाईवे बना देंगे तो डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है। पहला है, development is multidimensional and dynamic concept that is used to describe the state of particular society and process of changes experienced by them। जैसा कि मैंने आपको बताया, describe the state of particular society। पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में, किसी के बारे में आप देखो तो सही, वो सोसाइटी डेवलपमेंट किस तरीके का चाहती है। भाई मैंने अभी बताया, इन्वायरमेंटलिस्ट अलग तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं, मेरी सोसाइटी में मैं अलग तरीके का डेवलपमेंट चाहता हूँ। एक पर्सन कहता है मैं कभी पार्क में नहीं जाता, आप इस पार्क को हटा के यहाँ पार्किंग बना दो, कम से कम सोसाइटी की व्हीकल तो यहाँ पे जाके जो है वो पार्क हो जाएंगे और
मैं अगर इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं कहूँगा ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। तो ये है, द स्टेट ऑफ सोसाइटी हैज़ बीन मेनली डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन प्रोसेसन बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड देन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म जैसे इंडस्ट्री हो गई, क्या हो गई इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री हो गई। इंडस्ट्री के अलावा और बहुत सारी जो है बिल्डिंग हो गई, सिविलाइजेशन हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन नेचर बाय द सोसाइटी। अब हम लोगों ने बहुत सारी जो हैं नेचर, जैसे कि बिजनेस के, जैसे इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन है, हमें कितना इन्वायरमेंट कैसा चाहिए वो देखना है। अब जैसे हमारे फॉरेस्ट्री कितनी होनी चाहिए थी, 32% होनी चाहिए। इंडिया में आज कितनी परसेंट है, 21% है। कितनी है, 21%, 11% कम है, 11%। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो कि इसके लिए हमने क्या किया, स्कूल के आसपास जो है प्लांटेशन कर दिया, डिवाइडर में प्लांटेशन लगा दिया, ताकि जो है प्लांटेशन भी ग्रो हो सके। अब प्रेजेंट ये है कि अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, अगर आपको 100 पेड़ काटने हैं, तो पहले आप उतने 100 पेड़ उगाओगे जाके, फिर आप उन्हें काट सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट को बताओगे। नेक्स्ट इसी में है, नेक्स्ट 5 पॉइंट, डेवलपमेंट डेवलपमेंट सिग्निफाई पॉजिटिव एंड इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। अब देखिए ये सारी चीज़ जो है ना, बहुत ही तेजी से रिवर्सिबल चेंज है, एक इरिवर्सिबल चेंज है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अभी रिवर्सिबल चेंज है, जैसे आप लोग ये देख लो, एनवायरनमेंट जो है पूरी तरीके से डिग्रेड होता जा रहा है, तो हमें डेवलपमेंट करना है, एनवायरनमेंट को ध्यान रखें। अब सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें, इंडिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो हैं, वो आपका इन्वायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशूज़ पर नहीं ध्यान दे रही है, वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में ध्यान दे रही है। जहाँ वेस्टर्न कंट्री आपका इकोनॉमी और जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। उसके बाद इट रेफर क्वालिटेटिव चेंज इन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। एग्जाम्पल, लिटरेसी की बात कर रहे हैं, लोग पढ़े लिखे होना चाहिए। इकोनॉमिक स्पेयर जो है उनका स्टेटस अच्छा होना चाहिए। क्रिएटिंग रिसोर्स, रिसोर्स कहते हैं अपने लिए आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट कर ली है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चाहिए, चाहे आपका फ़ोन हो, चाहे आपका मेल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसे फैसिलिटी समझते हो। अर्लियर डेवलपमेंट वाज मेजर बाय ओनली द इकोनॉमिक ग्रोथ, लेटर द डेवलपमेंट स्टार्ट इन इक्वालिटी इंक्लूडिंग इक्विटी एंड redistribution along with economic growth. Later, it was realized that development can not be restricted to only the economic sphere. जो जैसा मैंने आपको बताया वैसी बात सामने आई। एक पर्सन को चाहिए, कोविड-19 में जो है जब हॉस्पिटल कम थे, कुछ लोग कह रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वो ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट से आपको फिर नेचर की तरफ वो ले गए। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप लोग नहीं देख सकते। बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी दिन में सुबह में रोटी खाता होगा। अगर एग्रीकल्चर ही ख़त्म हो जाए, 64% रह गया, अब वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो एक बार ध्यान हमें देना पड़ेगा किस पे, एग्रीकल्चर पे वापस। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को प्रमोट इसीलिए तो किया था ताकि देश को भुखमरी से बचाया जा सके। इसलिए भाखड़ा नागल जैसा प्रोजेक्ट था, उस पर जो है अच्छा खासा जो है उस प्रोजेक्ट पे जो है जो कॉस्ट थी वो दी गई थी। उसके बाद है, इट मस्ट इंक्लूडेड वेल बीइंग द पीपल, इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिकल और सिविल राइट। अब सबसे ज़्यादा बात होती है तो अनलिमिटेड राइट्स की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, ह्यूमन राइट की। प्रेजेंट टाइम में इन्हीं चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है, जो कि गलत नहीं है, सही है। प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ें होनी भी चाहिए। नेक्स्ट है, in the case of India, when it was realized the regional imbalance getting the noticeable। अब प्लानिंग कमीशन आया था 1950 में, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना लिया 2015 में। उनका क्या काम है, यही काम है कि भाई
अपने देश में जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको ध्यान रख के रीजनल डेवलपमेंट किया जाए। पहले जो चीज़ें मेरे गांव में नहीं मिलती थी वो दिल्ली में मिलती थी, अब तो मेरे गांव में भी वो चीज़ मिल रही, बस थोड़ी सी डिस्टेंस पे मिल रही है। फ़र्क ये है, और तो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड हो गई रियल में धीरे धीरे। तो रीजनल डिस्पैरिटी है वो धीरे धीरे कम की गई। इलेक्ट्रिसिटी की इतनी बुरी हालत थी इंडिया में हर एक रूरल एरिया में, अब कम से कम 12 घंटे लाइट आ रही है कुछ एरिया में। ठीक तो है, पहले तो वो भी नहीं आती थी, पहले तो 2-4 घंटे भी नहीं आते थे। उसके बाद है यहाँ पर शो एरिया स्पेसिफिक प्लान सच एज हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया। देखिए, मैं आपको आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको, वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, पेपर के पैटर्न पे भी बताई हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी मटेरियल की ज़रूरत है, किसी भी चैप्टर की ज़रूरत है, तो हमें वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हम उसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। आपके पेपर के लिए हम लोग इतना कर पाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, तो आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों में, अपने स्टूडेंट्स में शेयर ज़रूर करना, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर अच्छा हो सके। ये मैं कह रहा हूँ, आपका 70-80% पेपर इसी पेपर में से बन के आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देख लो, मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा दी हैं। और देखिए, आंसर लेंथी आपका ना हो, पॉइंट टू पॉइंट हो, अच्छा हो। वर्ड को क्रॉस मत करना, आप जितने वर्ड हैं उसी के अंदर ही अंदर चीज़ों को लिखना, जो ज़्यादा ही बेटर होगा आपके लिए। आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें आ जाएंगे। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आपको आपकी ज्योग्राफी के पेपर के लिए जो है मैं दिल से बधाई भी देता हूँ, और मैं चाहता हूँ आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो। तो ऑल द बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।